हमारे बीच एक महाराष्ट्र से जुड़े एक ऐसे नेता मौजूद है कांग्रेस के, जिन्होंने बहुत सी राज्य की जिम्मेदारियों को, केंद्र की जिम्मेदारियों को निभाया है। आइए डॉक्टर अनीस अहमद साहब, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आज आप कांग्रेस जो है किस तरह की जिम्मेदारियों को देश के सामने पूरा कर रही है? देखिए, मेरे ऊपर में मैं 10 साल महाराष्ट्र में मंत्री था और 15 साल विधायक रहकर मैंने काम किया और सोनिया गांधी की टीम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेशनल सेक्रेटरी करके मैंने काम किया है। उत्तराखंड और हिमाचल में मैंने वहाँ पर प्रभारी करके दोनों ही राज्यों के अंदर में जीतने का काम किया। आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे उलमाओं के माध्यम से कि हमारे देश की आज़ादी के लिए हमारे क्या कुर्बानियाँ हैं, ये आज के बच्चों को और दूसरे लोगों को भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके आज हमारे ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं कि हमारी कौम के ऊपर में कि हम आतंकवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मालेगांव में जो आतंकवाद हुआ था वो कोई मुसलमान ने नहीं किया था। शब कदर के दिन जुमे की नमाज के बाद में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें प्रज्ञा सिंह और पुरोहित ऐसे लोग पकड़े गए। और ज़रूरी नहीं है कि हर आतंकवाद मुसलमान होता है, लेकिन जिस तरीके से हमारी कौम को बदनाम किया जा रहा है ये लोगों के सामने और ख़ास करके हमारे हिंदू भाइयों के सामने जाना चाहिए। पिछली बकरी ईद में पाकिस्तान के सरहद पर हैदराबाद से एक फ़िरोज़ नाम का नौजवान, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान के विरोध में लड़ाई की और ईद के दिन अपनी जान की कुर्बानी दी, ऐसे लोगों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हिंदुस्तान के अंदर में कि ये बातें लोगों को मालूम नहीं होती है। और कुछ जातिवाद लोग आज हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुसलमान और हमारे कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे कौम के अंदर में तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं महाराष्ट्र में पहला अक़लियत समाज का, माइनॉरिटी का मंत्री बना, आज जो भी योजनाएं चालू है माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों के लिए, चाहे वो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम हो, जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, MBBS का, इंजीनियरिंग का, पॉलिटेक्निक का, ITI का, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो भी कोर्स है, एजुकेशनल है, उसके लिए जो भी तालीमात प्रोग्राम, स्कॉलरशिप के प्रोग्राम जो शुरू किए, वो पहली बार मुझे कैबिनेट ने एक कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर, सोशल जस्टिस मिनिस्टर और शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर, शेड्यूल ट्राइब मिनिस्टर, सारे मंत्री मेरे अंडर में थे। और मैंने ऐसी योजना बनाई ताकि हम हमारे कौम को आगे ला सके, मेन स्ट्रीम में ला सके। और मुझे खुशी है कि वही सारी योजनाएं आज तक भी चल रही है और उसमें और भी आज ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्कॉलरशिप को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से, मुख्यमंत्री वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान से कहा है कि अगर एक बच्चे को आज 25,000 रुपये मिल रहे हैं, 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो उसको डबल करना चाहिए। और गर्ल्स की एजुकेशन, खास करके लड़कियों की एजुकेशन 100% फ्री करना चाहिए। अगर ये हो गया, अगर हमारे कौम को एजुकेशन मिल जाता है, तालीम मिल जाता है, तो हम लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और जो हमारे ऊपर में आरोप लगता है इस तरीके के आरोप नहीं लगेंगे। और अगर हम इस देश में हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने इस हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिया है, महात्मा गांधी के साथ में इस देश की आज़ादी दिलाया है, तो आज भी हम, हमारी कौम इस हिंदुस्तान के लिए लड़ने, मरने, मिटने के लिए तैयार है। लेकिन हमें बदनाम किया जा रहा है और कम्युनल फोर्सेस, वो फोर्सेस हमें बदनाम करके हमारे से लोगों को अलग करने, भाई भाई को अलग करने का काम किया जा रहा है। और दूसरा एक और खराबा हमारे कौम के अंदर में हो रहा है, हमारे कौम के अंदर में भी जो अलग अलग फ़िरके में बांटा जा रहा है, हमें डिवाइड किया जा रहा है। पिछले दिनों में मैंने सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट सुना था NDTV में, और सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था कि हम मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, ये सुन्नी और वहाबी के नाम पर ये आपस में बढ़ जाए, ताकि हम इन मुसलमान को डिवाइड करेंगे तो ही हम हिंदू को और एक करेंगे। और उस तरीके से
एक पार्टी को आगे लाके उसे राज कराने का काम करेंगे। तो ये मुसलमानों के अंदर में इस बारे में संदेश जाना चाहिए कि हमें मुसलमानों को आपस में आज बांटने का काम किया जा रहा है, और ये जो बांट रहे हैं ये बांटने का काम हम लोगों ने नहीं करना चाहिए। हमने आज के जो 21वीं सदी के जो चुनौतियां हैं हमारी कौम के सामने, उस कौम की ने इस चुनौतियों का सामना करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, हमारी कौम को आज आगे लाने की ज़रूरत है, हमारी कौम को एक होने की ज़रूरत है, ना ही बांटने की और बंटने की ज़रूरत है। जो आज बांटने का काम कर रहा है उनके पीछे कौन है, उस बारे में हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। और अगर समझदारी से काम नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे की मस्जिदें जलाएंगे, एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और एक दूसरे का नुकसान करेंगे, और हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा जो नहीं होना चाहिए। जी अनीस अहमद जी, बताइए कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए, चाहे कर्नाटक के चुनाव हो, चाहे आपने जैसे कहा कि आप प्रभारी रहे उत्तराखंड के, कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई। आखिर होने वाले 5 राज्यों में किन चीज़ों की कमी हुई कि आप जो है उस तरह से कामयाबी नहीं हासिल कर पाए? देखिए, दिल्ली के अंदर में जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर राज करने वाली थी, जिस तरीके से एक जातिवाद का एक माहौल पूरे देश के अंदर में प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को सामने लाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे समय पर खुशी है कि दिल्ली में वो पार्टी आज नहीं आ सकी राज में, और वहाँ पर एक नई पार्टी उभर के आई है जिसने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे कम्युनल फोर्सेस ये हिंदुस्तान के कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, और ये लोगों के बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि ये जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, लोग देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और भाई भाई को आपस में लड़ाकर ये देश के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं। जी, कांग्रेस ने एक बड़ा अच्छा बिल पास किया, ब्रह्मास्त्र के तौर पे हम कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा बिल। तो इसके क्या एडवांटेजेस लोगों को होंगे देश के, ये बताइए। देखिए, फूड सिक्योरिटी बिल जो है, इस फूड सिक्योरिटी बिल से कोई भी नौजवान, कोई भी गरीब आदमी भूखा नहीं सोएगा। हर गरीब आदमी को रोज़ी रोटी मिलेगी, हर गरीब आदमी को अनाज मिलेगा। इस देश में कोई गरीब नहीं रहेगा, इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। हर घर में जिस तरीके से आज राशन मिलता है उससे अच्छी योजनाएं इस फूड सिक्योरिटी बिल में आएंगे, और देश के हर गरीब आदमी को अनाज मिलेगा, चावल मिलेंगे, गेहूँ मिलेगा। जी, माइनॉरिटीज़ को अपलिफ्टमेंट की बात जहाँ तक कांग्रेस से होती रही है, तो इसमें सामने अक्सर ये बात आती है कि जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, सच्चर कमीशन की रिपोर्टों को लागू करने में कांग्रेस से क्यों देरी हो रही है? देखिए, सच्चर समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसमें से बहुत सारी बातें लागू हो गई है। पार्लियामेंट के अंदर में वफ़ का नया कानून आ गया है, 100 से ज़्यादा करोड़ रुपए का कॉरपोरेशन वफ़ के अंदर में बन गया है। अब कोई भी वफ़ की प्रॉपर्टी 30 साल के लिए लीज़ के लेकर उसे डेवलप कर सकता है, और हिंदुस्तान के अंदर में वफ़ की इतनी ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर हमने सही तरीके से लिया और उसको डेवलप किया तो हमारी कौम बहुत आगे जाएगी और उन्हें तालीम मिल सकता है, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। वफ़ की आपने बात की, जब आप यहाँ मंत्री हुआ करते थे तो शायद आप मुख्यमंत्री के सामने भी खड़े होकर बहुत से बड़े दम के साथ आप बात किया करते, तो क्या आज वो पोजीशन महाराष्ट्र में है? देखिए, जो भी मैंने आवाज़ उठाई थी, आज वो जो जज अपॉइंट हुए थे, वो जज ने अपना जजमेंट सामने दिया कि आज जो ज़मीनें मराठवाड़ा के अंदर में निज़ाम के इलाके में जो अदला बदली हुई थी और जो ज़मीनें बेची गई थी वो सारी गलत है, और वो सारे, चाहे वो वज़ीर आला हो, चाहे वो महाराष्ट्र के बड़े बड़े वज़ीर हो, वो सारी बात उस जज के सामने आ गई है, और दूध का दूध हो गया है, पानी का पानी हो गया है। और मैंने जो भी आरोप लगाए थे, चाहे वो बड़े से बड़े कॉरपोरेट हो, उनका भी जो ज़मीन उन्होंने करोड़ों की, अरबों की जो ज़मीन है उन्होंने बहुत कम पैसे में लिए थे। ये सारे जो सौदे हुए थे, क्योंकि वफ़ एक ऐसा कानून है कि वफ़ की ज़मीन ना खरीदी जा सकती है, ना वफ़ की ज़मीन बेची जाती है। आज हिंदुस्तान के अंदर में जिस तरीके से आदिवासी की ज़मीन नहीं कोई ख़रीद सकता है, उसी तरीके से कानून आना चाहिए कि हम वफ़ की ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है। मस्जिद की ज़मीन हो या कोई भी ज़मीन हो, कोई भी ज़मीन बेची नहीं जा सकती है। और इसी तरीके से वफ़ का भी कानून पार्लियामेंट के अंदर में पास हो गया है
कैबिनेट के अंदर पास हो गया और मुझे यकीन है इस नए वक्फ कानून से जो सोनिया गांधी जी ने इस हिंदुस्तान में लाया है, आने वाले दिनों में इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जो कॉरपोरेशन बनाया है वक्फ के अंदर में, उस वक्फ के कॉरपोरेशन से इदारे डेवलप होंगे, अक़लियतों की बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आगे आएंगे, अच्छे स्कूल्स आगे आएंगे, हॉस्पिटल आगे आएंगे और इसमें अक़लियतों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये मेरा यकीन है। जी, आने वाले 2014 के जो चुनाव है कांग्रेस के लिए और यूपीए सरकार के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, तो इसमें जो सेकुलर वोटों का बिखराव होगा, इसको रोकने के लिए आप क्या रणनीति अपनाएंगे? हमारी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से हमारे जो वोट आपस में बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये ख़त्म होने चाहिए। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारी एक बहुत बड़ी जीत होगी और 2014 में हम पीछे नहीं होंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। ये जो 5 राज्यों के चुनाव को लोग जो है देश की जनता वो केंद्र के चुनाव से जोड़ के देखती है कि ये केंद्र का सेमीफाइनल है, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही नहीं है। राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं। जैसे दिल्ली का चुनाव हुआ, लोग शीला दीक्षित के विरोध में थे। राजस्थान का चुनाव हुआ, वहाँ अशोक गहलोत के विरोध में थे। तो अलग अलग राज्यों के अंदर में अलग अलग मुद्दे होते हैं। महाराष्ट्र का अलग मुद्दे है, राजस्थान के अलग मुद्दे हैं, हरियाणा के अलग मुद्दे हैं, उत्तराखंड के अलग मुद्दे हैं, हिमाचल के अलग मुद्दे हैं। तो हर राज्यों के अंदर में अलग अलग मुद्दे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, इसमें केंद्र की अलग लड़ाई रहेगी और केंद्र के अलग मुद्दे रहेंगे, मैनिफेस्टो अलग रहेगा और लोग उसमें देखेंगे कि किसको चुन के लाना है। और मुझे यकीन है कि कम्युनल पार्टीज केंद्र में कभी राज नहीं कर सकती, चाहे सारे सेकुलर पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन कभी भी कम्युनल पार्टीज को आगे नहीं आने देंगे, ये मेरा यकीन है। अंतिम सवाल आपसे ये कि क्या देश की जनता सोच रही है कि चुनाव से पहले कोई नाम कांग्रेस के प्रधानमंत्री के रूप में बाहर आए? और इसके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी बहुत ही जल्दी हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारे वजीर आजम कौन होंगे, इसका नाम बहुत जल्दी जनता के सामने, हिंदुस्तान के सामने आ जाएगा कि हमारा वजीर आजम एक सेकुलर होगा, हमारा वजीर आजम कोई कम्युनल नहीं होगा। जो दूसरे पार्टी ने आज वजीर आजम का नाम दिया है, उसके खून से हाथ रंगे हुए हैं, कई लोगों के खून के आरोप उसके सर पे है और मुझे नहीं लगता कि आज वो हमारा वजीर आजम बनेगा। जी, 2014 के लिए हमारे देश की जनता को आप क्या आह्वान करेंगे? मैं 2014 में यही आह्वान करना चाहूँगा कि लोग बड़ी समझदारी से काम लें। आज पूरी दुनिया के अंदर में महंगाई बढ़ी है। जब से इराक में और दूसरे देशों में जहाँ पर लड़ाई चल रही है, वहाँ पे जहाँ तेल के कुएं जलाए गए हैं अमेरिका के माध्यम से, जहाँ चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, जो भी देश हो, उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर में तेल नहीं होता है, हमें बाहर से लाना पड़ता है डॉलर से ख़रीद के, और उसकी वजह से महंगाई बढ़ी है और पूरी दुनिया के अंदर में महंगाई बढ़ी है। यह हम मानते हैं कि हम इसमें बहुत बड़ा हमारा फेलियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा गवर्नेंस अच्छा नहीं है। हम कोशिश करेंगे जैसे इंटरनेशनल प्राइस कम होगा, हम इस हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई को कम करने की पूरी कोशिश करें। ये थे जनाब अनीस अहमद साहब, जो अपनी आपके सामने बता रहे थे कि किस तरह से अगले चुनाव आने वाले 2014 में जो है वो देश के सामने एक मजबूत सरकार को, यूपीए सरकार को सामने रखेंगे और जो गलतियाँ उनसे हुई है पिछली सरकारों में उसको दुरुस्त करेंगे और आने वाले दिनों में देश को एक मजबूत सरकार देंगे।